कमाल की बात कही है कि ख्वाब उनके नहीं पूरे होते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ख्वाब उनके पूरे नहीं होते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। मैं शैलेंद्र पांडे कॉमर्स पाठशाला में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेकर आज फिर आया हूं। और ऐसे लगातार आपके लाइक मिलते रहेंगे, लगातार आपके कमेंट्स मिलते रहेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ये चैनल एक फ्री चैनल है, कोई पेड चैनल नहीं है। आप लोगों की सुविधा के लिए लॉकडाउन फेज में जो आप मेंटल एक जो ब्लॉक को फेस कर रहे हैं, आपको जो क्लासेस कंटिन्यू नहीं मिल पा रही है, उसको देखते हुए मैंने ये सीरीज तैयार की है। जो भी आप रिकमेंड करेंगे कि मुझे अपने डाउट मुझे आप बताएंगे अपने कमेंट्स के अंदर अगर, या फिर जो भी आप अपने रिकमेंड करेंगे कि सर आप इस वीडियो को और अच्छे तरीके से बना दीजिए, एक नया वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर भी वर्क करूँगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ इस कोरोना काल में। आप लोगों की पढ़ाई को लेकर प्रॉमिसिंग हूँ, आपके सिलेबस को लेकर प्रॉमिसिंग हूँ। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्या आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हुए अपने कोर्स को कंप्लीट करने जाएंगे या नहीं, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। देखिए, किसी भी चीज जो एक मुसीबत के रूप में हमारे सामने आती है, हमारे सामने चैलेंज के रूप में हमारे सामने आती है, उसको फेस करना, एक फेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो हम उसे मिलकर फेस करते हैं। मैं टीचर हूं और मुझे सुनने वाले आप सभी स्टूडेंट हैं। हम दोनों का टारगेट एक ही है, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड्स को हासिल करना। और वो होता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल वर्क के साथ। मैं आप लोगों के साथ हूं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं, ये फैसला करना आपके हाथ है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे और वो सारे स्टूडेंट्स जो अपने क्लासेस को मिस कर चुके हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, नए सिलेबस से अपडेट होना चाहते हैं, मैं उन सभी के साथ हूँ। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके सुझावों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। इसी उम्मीद के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग किस प्रकार की जर्नल एंट्रीज करते हैं। यहाँ पर मेनली मैंने कहा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी जर्नल एंट्रीज में इसको प्रेफर करते हैं अपने सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक है, ये सोर्सेस ऑफ इनकम मैंने इसको दो टाइप में डिवाइड किया था, एक सिंपल, दूसरा स्पेसिफाइड। ठीक है, और इसको अकाउंटिंग टर्म में हम लोग एक लैंग्वेज और इसके लिए यूज करते हैं। दूसरा एक का नाम क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। इसको मैं लिख देता हूं, एक सब्सक्रिप्शन जो आपको रेगुलर मोड में मिलता है। सेकेंड, इंटरेस्ट फीस। थर्ड, ये हो जाता है आपका सनड्राई रिसीप्ट्स। या डोनेशन। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू मतलब ये होता है जो चीज आपको रेगुलर मोड में मिलती रहती है। ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, रेवेन्यू। तो ऐसी रिसीप्ट जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, ये सब आपकी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। उसे आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये क्लियर हो चुका था। क्योंकि तो इसका डेबिट इफेक्ट तो कहाँ दिखाएंगे आप, और एक होता है कैपिटल रिसीप्ट्स। इसके डेबिट इफेक्ट पे अभी डिस्कस करते हैं। क्रेडिट इफेक्ट, रिसीप्ट से है, इनकम है, रिसीप्ट से है,
तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट इफेक्ट शो होगा। मैं पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ सिर्फ एक रिकैप ले रहे हैं। कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या? सेल ऑफ असेट्स, लेगेसी, लेगेसी को मैंने क्लियर किया था, लेगेसी का मीनिंग लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको मैंने क्लियर किया था। ठीक है, ऐसी कैपिटल नेचर मतलब क्या होता है? ऐसी रिसीट्स जो आपको साल में एक बार प्राप्त होती है, बार बार प्राप्त नहीं होती, तो वो कैसी रिसीट्स कहलाती है? कैपिटल रिसीट्स। ये इनकम नहीं होती है ना। या फिर इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं, एनी स्पेसिफिक रिसीट्स। तो कोई भी रिसीट्स जो कैपिटल नेचर की है या स्पेसिफिक नेचर की है, मैंने कहा था कोई भी रिसीट्स जो कैपिटल नेचर की है या स्पेसिफिक नेचर की है, वो आपके इनकम नेचर को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, और आपके लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। इसके साथ मैंने बताया था कि जो क्रेडिट इफेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? या तो वो आपकी लायबिलिटी होगा और या फिर क्या होगा आपके लिए? इनकम होगा। इनकम कौन सा होगा? इनकम जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी वो आपके लिए इनकम का काम करेंगी, और जो आपकी कैपिटल रिसीट्स या स्पेसिफिक रिसीट्स होंगी वो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसकी हेल्प से आप आराम से क्या बना सकते हैं? अपना रिसीट्स एंड पेमेंट्स आपको दिया होगा हर क्वेश्चन में, उसमें रेवेन्यू रिसीट्स भी होंगी, कैपिटल रिसीट्स भी होंगी। ठीक है, और उसकी सहायता से आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आराम से बना सकते हैं। नॉर्मली आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है, तो वो ट्रांसफर करने का काम आप कर लोगे। लेकिन आज जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट्स। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग कुछ गुड्स में तो डील कर नहीं रहे हैं, तो जब गुड्स में डील नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा नहीं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होगा। जब कैश ट्रांजैक्शन होगा तो डेटर्स नहीं बनेंगे, डेटर्स नहीं बनेंगे तो बैड डेट्स नहीं होगा, बैड डेट्स नहीं होगा तो कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी नहीं होगा। तो जितने भी टफ एडजस्टमेंट्स थे वो तो यहाँ आके खत्म हो जाते हैं। सिंपल से एडजस्टमेंट बनते हैं। वो कौन कौन से? 3 एडजस्टमेंट आपको दिखाई देंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। वो क्या रहेंगे? फर्स्ट आउटस्टैंडिंग, सेकंड प्रीपेड बोल दीजिए, एडवांस बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं, और थर्ड डेप्रिसिएशन। हाँ, एक बात जरूर है, वो क्या कि नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक, अब इस एडजस्टमेंट में जो कंफ्यूजन आपको होता है वो मैं 2 सेकंड में आपको दूर कर देता हूं। कैसे? कोई भी, मैं यहाँ रेवेन्यू वर्ड का सहारा ले रहा हूं समझाने के लिए, कोई भी रेवेन्यू इनकम हुई, जैसे सब्सक्रिप्शन को मान, ठीक है, तो हम इसका एक इफेक्ट तो दे चुके हैं। ठीक है, वो क्या? एक इफेक्ट दे चुके हैं। सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाई देता है आपको? रिसीप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट के डेबिट में, तो उसका क्रेडिट इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा? या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देगा इसका क्रेडिट इफेक्ट, या कहाँ दिखाई देगा? बैलेंस शीट में दिखाई देगा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन मैं यहाँ लिख लेता हूँ समझाने के लिए। सब्सक्रिप्शन which debited in receipt and payment account, है ना। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जहाँ
रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट में कहां दिखाई दे रहा है? डेबिट में। तो क्रेडिट कहां होगा? या तो इनकम और एक्सपेंडिचर में या फिर बैलेंस शीट में। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेगुलर इनकम है आपकी, इसलिए ये इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा, बैलेंस शीट में इसे शो नहीं किया जाएगा। अब बात करते, ये तो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट का नाम है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट, तो एक बात याद रखिए, चाहे कोई सा भी एडजस्टमेंट हो, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा, चाहे कोई सा भी एडजस्टमेंट हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, यदि वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको ऐड करेंगे। यदि वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको ऐड किया जाएगा, और यदि वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसे हर हाल में लेस किया जाएगा, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, चाहे वो कोई सा भी एडजस्टमेंट हो, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, यदि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, यदि वो करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है तो उसे हम ऐड करेंगे। यदि वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा है, या वो प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग, या वो ऐसा कोई एडजस्टमेंट जो किसको बिलोंग कर रहा है, नेक्स्ट ईयर को, तो उसे हम लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। बहुत सिंपल फंडा है। देखिए, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और यहां मैं लिखता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the end of last year। ऐसे ही आपका दूसरा क्या है? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर नेक्स्ट ईयर। है ना? और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। अब ये चार चीज मैंने लिखी। अब मुझे आप बताइए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, है ना? मतलब जो ईयर एक ले लेता हूं, करंट ईयर ले लेता हूं 2020, या ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये करंट ईयर ले लिया मैंने, है ना? तो इसका लास्ट ईयर क्या होगा? इसका होगा लास्ट ईयर 2019, इसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2021। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो इसका आउटस्टैंडिंग आपको यहां दिखाई देगा, करंट ईयर का। ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे, ठीक है? और 2019 का वैसे ही, 2019 का आउटस्टैंडिंग 2019 में ऐड होगा, तो यहाँ क्या होगा? ये चीज यहाँ पर क्या होगी? प्लस होगी, और ये चीज क्या होगी? माइनस होगी। वैसे भी एक चीज क्या होगी? प्लस होगी, दूसरी चीज क्या होगी? माइनस होगी। समझाने के लिए मैं आपको बॉक्स बना देता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? करंट ईयर से, इसलिए इसको आप प्लस करेंगे। और लास्ट ईयर के ऐसा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर को शो कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर में ऐड होगा, इस साल ऐड नहीं होगा, करंट ईयर में ऐड नहीं होगा। वैसे ही प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको
नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, मतलब इस साल उसको आप ऐड नहीं करोगे। ऐड नहीं करोगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे, क्योंकि इसका संबंध करंट ईयर से नहीं है, इसका संबंध अपकमिंग ईयर से है, 2021 से है। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, एडवांस जो कहां आया, जो 2019 में एडवांस मिला था किसके लिए? 2020 के लिए। तो ये कहां पर आ गया? 2020 में आ गया। और 2020 में जो एडवांस मिला वो कहां चला जाएगा? 2021 में। मतलब किस प्रकार के सब्सक्रिप्शन का संबंध मेरे करंट ईयर 2020 से है? जो सब्सक्रिप्शन मेरे को कहां मिला था? 2019 में, है ना। तो इसीलिए ऐसा प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मेरे को लास्ट ईयर मिला था उसको मैं क्या कर दूंगा? प्लस, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध मेरे करंट ईयर से है ना। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, अब एक चीज और रह गई इसमें, लेकिन फंडा वही रहेगा क्या? कि जिसका संबंध मेरे किससे? करंट ईयर से रहेगा, वो ऐड होगा। जैसे कुछ आपको क्वेश्चन में आ सकता है, कंज्यूमर स्टोर, जिसका आप कंजप्शन करते हैं, मान लीजिए स्टेशनरी, है ना। तो एक बात बताइए, जैसे आपको पिछले मंथ या पिछले साल कुछ स्टेशनरी आपकी बच गई, तो आप क्या करना चाहें? मतलब आपके पास ऑप्शन क्या है? आप उस बची हुई स्टेशनरी को, जैसे 2019 में कुछ स्टेशनरी बच गई, है ना, तो क्या उस स्टेशनरी का यूज 2019 में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसका यूज कहां हो सकता है? उसका यूज 2020 के लिए हो सकता है ना। तो जाहिर सी बात है, यदि यहां स्टॉक की बात करें, तो मैं यहां आपके सुविधा के लिए क्या लिख रहा हूं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और यहां लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, इसका यूज आप कहां कर सकते हैं? 2020, मतलब मेरे करंट ईयर में कर सकते हैं। तो इसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, किसी भी चीज का जिसका आप कंजप्शन करते हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन मेरे करंट ईयर से है, इसलिए क्या करोगे? इसको आप प्लस करोगे। और क्लोजिंग स्टॉक वही फंड आप उसमें लगाओगे, इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो साल के अंत में जो बच गया उसे आप नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे, इसलिए इसको आप 2021 में यूज करेंगे। तो यहां क्या करेंगे? यहां इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मैं एक एग्जांपल लेके लिख दे रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्या करेंगे? इसको आप प्लस करेंगे, क्योंकि इसका संबंध किससे? मेरे करंट ईयर से है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसका अपोजिट इफेक्ट आएगा क्या? दूसरे साल के लिए, अपकमिंग ईयर के लिए ऐड होगा, तो करंट ईयर में क्या होगा? माइनस होगा। तो आज आपने क्या देखा? ये टेबल यदि आपको याद रहती है, ये एक सिंपल सा फंडा आपको याद रहता है ना, जो भी मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूं, कि चाहे सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना हो, चाहे स्टेशनरी का या किसी खर्चे का भी, तो आपको फंडा यही याद रखना है, फॉर्मूला यही यूज होगा। केवल एक वर्ड याद रखिएगा, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे कोई रेवेन्यू इनकम हो चाहे कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, यदि उसका संबंध आपके करंट ईयर से है, जिस ईयर का आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, यदि उस इनकम और या उस एक्सपेंडिचर का संबंध उस अकाउंट से है, उस साल से है, तो आप उसे ऐड करेंगे, अदरवाइज लेस करेंगे। बस इतना सिंपल सा फंडा याद रखिए, आपसे कभी भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में गलती नहीं होगी। तीसरा जो आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन,
ये नॉर्मल एंट्री है, असेट्स पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट में इसे शो करेंगे। तो आज आपने क्या सीखा, एक ब्रीफ में मैं फिर से एक रिकॉल कर लेता हूं। चाहे कोई भी रेवेन्यू इनकम हो या कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, ठीक है, कोई भी रेवेन्यू इनकम हो, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो और उसका कैसा भी नेचर हो, नेचर चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे नेचर प्रीपेड या एडवांस हो, है ना, क्या होगा यदि इन दोनों को ऐड करें, इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, यदि ये करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, यदि ये करंट ईयर को बिलोंग करेंगे तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और यदि नहीं करते हैं, है ना, या फिर ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग करते हैं या ये नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। इतना ध्यान रखेंगे आप, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी।